हेलो दोस्तों, इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो हाल ही में एक नई घटना हमें देखने को मिल रही है कि गुड़गांव के अंतर्गत, गुड़गांव या गुरुग्राम कहें, तो वहां पर एक नया धरना प्रदर्शन जैसी स्थितियां बनी हुई हैं और जो लोग हैं उनकी कुछ डिमांड है, खासकर एक खास समुदाय की मांग है कि सेना के अंतर्गत एक अहीर रेजिमेंट की स्थापना की जाए। इस वजह से जो कई सारे लोग वहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आज का टॉपिक हमने उस लिहाज से लिया है जिसमें हम रेजिमेंट्स वगैरह के बारे में बात करेंगे। टॉपिक है वह है क्यों हो रही भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट की मांग। तो ऐसी डिमांड क्यों की जा रही है, कब से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, ऐसी बात कैसे सामने आई और क्या इसका निहितार्थ हो सकता है हमारे परीक्षा के लिहाज से, इसको हम समझेंगे। तो पॉइंट ऑफ डिस्कशन में अभी हम न्यूज़ के बारे में बात कर लेंगे। जो लोग विरोध ऐसा कर रहे हैं उनके इस तरह के विरोध प्रदर्शन के क्या कारण है, क्या उनकी डिमांड है। इसके अलावा भारतीय सेना में जो रेजिमेंट्स हैं, चूंकि एक रेजिमेंट बनाने की मांग की जा रही है कि एक अहीर रेजिमेंट बनाई जाए, तो क्या भारतीय सेना में इस तरह की पहले भी किसी क्षेत्र विशेष या फिर किसी जाति के आधार पर कोई रेजिमेंट्स मौजूद हैं, उनको देखेंगे। विरोध का प्रभाव क्या क्या हो सकता है, किन क्षेत्रों में पड़ेगा, क्या चुनौतियां आ सकती हैं और क्या समाधान निकाला जा सकता है। कोई प्रश्न अगर मेंस के स्तर पर कोई बने तो उसको हम कैसे डील करेंगे, इन सब बातों पर डिस्कस करेंगे। चूंकि यह विषय जीएस पेपर 2 के अंतर्गत आता है, शासन प्रणाली सामाजिक न्याय, और हम कहें जीएस पेपर 3 के अंतर्गत भी अगर एक सेगमेंट इसका जोड़े तो सुरक्षा के संबंध में हम जोड़ सकते हैं। हालांकि प्रमुख मुद्दा इसमें एक खास वर्ग को शामिल करने का है सेना के अंतर्गत, तो इस लिहाज से हम प्रमुख रूप से जीएस पेपर 2 के अंतर्गत इसको जोड़ रहे हैं। खबर आई है कि दिल्ली गुरुग्राम ट्रैफिक जैम, सिक्योरिटी टाइटेंड एमिड अहीर रेजिमेंट प्रोटेस्ट। तो अहीर रेजिमेंट प्रोटेस्ट जो किया जा रहा है अहीर रेजिमेंट बनाने के लिए, वो क्या है? देखिए, 4 फरवरी से गुरुग्राम के खेरकी दौलत टोल प्लाजा के पास कई सारे लोग धरना दिए हुए हैं। तो जो धरना दिया हुआ है उनकी कुछ मांग है। क्या मांग है? एक खास वर्ग है अहीर समुदाय, या जिसे हम यादव समुदाय के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने ऐसा कहा है कि वे भारतीय सेना में एक अहीर रेजिमेंट बनाए जाने की मांग कर रहे हैं और बनवाना चाहते हैं। उनका ये भी कहना है कि भारतीय सेना में पहले से कई सारे जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, महार रेजिमेंट और भी कई सारे रेजिमेंट रहे हैं। वैसे में अहीरों को भी यहाँ पर एक प्रतिनिधित्व दिखना चाहिए, उनके द्वारा जो सेवा दी गई है उसको वहाँ पर एक सम्मान मिलना चाहिए। तो दक्षिण हरियाणा का क्षेत्र है जिसको अहीरवाल क्षेत्र के नाम से जानते हैं, उसमें गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जैसी कुछ बेल्ट शामिल होती हैं जहाँ पर ये समुदाय बहुलता में आता है। तो इनका एक जो स्थापना की थी इन्होंने एक बैनर तले, जिसका नाम है संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा। तो संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा ने ही 4 फरवरी को ये वाला कार्यक्रम शुरू कराया था। इसको एक ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत कराया गया है, जिसके अंतर्गत ये सभी जो धरना प्रदर्शन है उसके अंतर्गत कराए जा रहे हैं। और ऐसी ही एक मांग हमें 2018 में भी देखने को मिली थी, जब इसी बैनर के सहयोग से 9 दिनों तक भूख हड़ताल की गई थी इसी समुदाय के कुछ लोगों के द्वारा, और ऐसा भी कहा गया था कि इस तरह की मांग उनकी थी। लेकिन जो सरकार थी, सरकार की तरफ से या फिर हम कहें कुछ क्षेत्रीय नेताओं की तरफ से, उसका मांग को पूरा किए जाने का आश्वासन जब मिल गया तो लोगों ने ऐसी मांग समाप्त कर दी। लेकिन 4 फरवरी को फिर से ऐसी मांग शुरू हुई और आज भी उन्होंने एक आह्वान किया, एक बड़ी रैली बुलाने का, एक धरना प्रदर्शन करने का। तो आज भी जो मांग की गई है उसमें भी कई राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दल और कई सारे बड़े क्षेत्रीय सांसद, विधायक लोग भी उसमें समर्थन कर रहे हैं। इस लिहाज से ये जो मुद्दा है एक बड़े पैमाने पर हमारे सामने आता है। अच्छा, मांग में और जो प्रमुख बातें हैं वे क्या है? जैसे उनका तर्क ये है कि भारतीय सेना में जाति आधारित रेजिमेंट हैं, ठीक है, हमने डिस्कस किया। इसके अलावा जो अहीर समुदाय है उनकी जो भूमिका की बात की गई है, तो उन्होंने जिक्र किया है 1962 के चीन युद्ध के दौरान रेजांग ला की लड़ाई का। ऐसा कहा गया है कि उस दौरान जो 120 कैजुअलिटीज हुई थी, यानी जो लोग हताहत हुए थे, उसमें लगभग 114 लोग इसी समुदाय से थे। इस लिहाज से भी ऐसा कहा गया है कि उनको एक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। इसके अलावा पहले भी जब जाति आधारित इस तरह की बनाई गई थी रेजिमेंट्स, तो अब भी बनाई जानी चाहिए। तो अहीर या यादव रेजिमेंट की मांग उनके सम्मान और अधिकारों की लड़ाई बताई गई है। कई सारे लोगों का समर्थन है, ठीक है, ये तो एक विरोध का पक्ष हुआ। अब हम बात करें कि भारतीय सेना में जो रेजिमेंट्स हैं उनकी क्या स्थितियां हैं और किस तरह की रेजिमेंट्स बनाई गई हैं। तो भारतीय सेना की रेजिमेंट जो है उनकी उत्पत्ति को अगर हम देखें तो अंग्रेजों के अधीन औपनिवेशिक युग के समय से ही हमें दिखाई देती हैं, और इनका जो प्रमुख रूप से निर्माण किया गया था उसका उद्देश्य यही था कि कैसे भारतीय लोगों को
वे अपने कॉलोनियल जो रूल है उसके अंतर्गत बनाए रख सके और उन पर शासन कर सके। यानी कि भारत पर शासन करने के लिए स्थानीय लोगों को जोड़ना और अपनी एक लीग के अंतर्गत लाना, यानी अपने कंट्रोल के अंतर्गत रख करके उनसे सैन्य सहयोग प्राप्त करना। एक रेजिमेंट बनाया गया। रेजिमेंट जो बनाई गई थी 1857 के बाद हम देखते हैं कि जब 1857 का विद्रोह होता है उसके बाद जो प्रमुख पूर्वी भारत के क्षेत्र थे, दक्षिणी भारत के क्षेत्र थे, तो उनसे कुछ लोगों को वहां पर इग्नोर किया गया कि उनको न लिया जाए और उत्तर भारत के अंतर्गत जो अन्य क्षेत्र मौजूद थे, अन्य लोग मौजूद थे, उनकी सैन्य इतिहास यानी कि हिस्ट्री को देखते हुए, नस्ल और जाति को देखते हुए रेजिमेंटों का निर्माण किया गया और इनमें तेजी भी दिखाई देती है हमें। ठीक है, और प्रत्येक रेजिमेंट को एक उनकी निश्चित पोशाक, उनकी परंपरा, उनके समारोह किस तरह से वो उसका आयोजन करते हैं और रेजिमेंटल गौरव के माध्यम से एक अलग पहचान दी गई और इस हिसाब से उन लोगों को जोड़ा गया कि वे अपनी एक रेजिमेंट की पहचान के अंतर्गत ही युद्ध करें और एक वीरता के जो पैमाने हैं उनको मानते हुए आगे बढ़ें और उनकी सुरक्षा करें। जो प्रमुख रेजिमेंट हैं, अगर हम आज़ादी के पहले की बात करें तो 1857 की क्रांति के और पहले तो मद्रास रेजिमेंट हमें काफ़ी शुरुआती रेजिमेंट्स में दिखती है, यानी 1758 में इसका गठन किया गया। उसके बाद पंजाब 1761 और फिर मराठा लाइट इन्फेंट्री 1768, उसके बाद राजपूताना राइफल 1775 और इसी तरह से कई सारी आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं। ठीक है, अब स्वतंत्रता के बाद जो गठन किया गया उसमें कौन सी प्रमुख हैं, जैसे ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स 1948 में, लद्दाख स्काउट्स की स्थापना होती है 1963 में, नागा रेजिमेंट 1970, अरुणाचल स्काउट्स 2010 और सिक्किम स्काउट्स 2013। मतलब कि नाम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि आज़ादी के पहले किस तरह से रेजिमेंट स्थापित की जा रही थी और आज़ादी के बाद कौन कौन सी स्थापित की गई। तो हमें प्रमुख रूप से आज़ादी के बाद किसी भी तरह की जाति आधारित कोई रेजिमेंट बनाई गई ऐसा दिखाई नहीं देता। जो दिखाई दिया वो क्षेत्रवार दिखाई दिया और इसके पहले जो शुरुआत थी उस दौर में ऐसी हमें रेजिमेंट्स दिखाई देती हैं। अच्छा, एक शब्द का इस्तेमाल हो रहा है इतनी देर से रेजिमेंट, तो रेजिमेंट क्या होता है? अगर हम कहें रेजिमेंट को समझे तो ये एक तरह से लड़ाकू बल हम कह सकते हैं होती है, यानी फाइटिंग फोर्स एक गठित की जाती है जिसके अंतर्गत कई सारी बटालियंस मौजूद होती हैं। यानी रेजिमेंट और बटालियन में एक अंतर यही है कि रेजिमेंट इसका बड़ा हिस्सा है जिसके अंतर्गत कई सारी बटालियंस आएगी, इस डायग्राम के तहत हम समझें। अच्छा, अब इस लड़ाकू बल में कई सारी बटालियन हो गई तो अलग अलग रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, अलग अलग बना दी जाती हैं। अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो मान लीजिए कोई बटालियन है, तो बटालियन को एक कर्नल स्तर का कोई अधिकारी नियंत्रित करता है या उसको ऑपरेट करता है या डील करता है, कमांड करता है, और लगभग 900 लड़ाकू कर्मचारी मौजूद होते हैं कॉम्बैट पोजीशन पे जो सैनिक होंगे। तो ये एक बटालियन की संरचना हो गई। अब कई बार हमें ऐसा दिखाई देता है, अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर गोरखा को ही लें तो गोरखा की यहाँ पर 7 रेजिमेंट हैं और इन 7 रेजिमेंट्स के अंतर्गत 39 बटालियन है इसकी। तो अगर कहीं लिखा हो 6/5 गोरखा, इसका मतलब हुआ कि ये जो बटालियन है ये 6ठी बटालियन है 5वीं गोरखा रेजिमेंट से। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए बात है। ठीक है, तो ये हुआ रेजिमेंट और बटालियन का अंतर। अब ये जो विरोध किया जा रहा है इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि जब भी ऐसा कोई प्रोटेस्ट शुरू होता है तो उसका इम्पैक्ट यानी क्या है, महत्वपूर्ण तो है हमारे लिए, लेकिन क्यों है और उसका क्या प्रभाव होगा, ये 2 बातें जानना भी बहुत जरूरी है। तो पहला तो ये जो डायरेक्टली हमें इसका इम्पैक्ट दिख रहा है वो है यात्रियों के लिए परेशानी। यानी ऐसा एक प्रोटेस्ट जब शुरू किया गया, लोगों ने धरना दिया, तो सबसे बड़ी समस्या यातायात के सिस्टम पर होगी, जिसकी वजह से गुरुग्राम की जो ट्रैफिक पुलिस है उनको नई एडवाइजरी जारी करनी पड़ी, कई सारे रूट डाइवर्ट करने पड़े, कई सारे रूट बंद करने पड़े। तो ये एक बड़ी चुनौती है इस तरह से जो पब्लिक है, पब्लिक के सामने, क्योंकि एक खास समुदाय, एक खास वर्ग वहाँ पर मौजूद है, लेकिन सभी लोग वहाँ पर मौजूद नहीं है। यानी मांग एक वर्ग की है लेकिन समस्या बाकी लोगों को भी होगी। इस तरह से आप देखिए यहाँ पर ट्रैफिक जाम की समस्या। तो ये हुई कुछ ऐसी समस्याएं जो अभी दिखाई दे रही हैं। दूसरी समस्या, अब कोई ये कह सकता है कि विरोध करना तो हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है,
तो जब किसानों का प्रदर्शन हो रहा था, धरना हो रहा था, रोड जाम किए जा रहे थे, तब हमने एक बात देखी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था या एक तरह से रिकमेंडेशन दी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप सड़कों को ब्लॉक नहीं कर सकते, मतलब आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार तो है लेकिन आप रोड्स को ब्लॉक नहीं कर सकते। इस तरीके से ये करना सही नहीं होगा। तो ऐसा ही एक यहाँ पर भी हम इस कंटेक्स्ट को जोड़ के समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी जो विरोध प्रदर्शन है वो कितना सही होगा या कितना गलत। अब चैलेंजेस क्या है हमारे सामने? सबसे पहला तो ये कि ये जो मुद्दा है इसको जोड़ा जो गया है ये एक भावनात्मक मुद्दा है, एक खास समाज की पहचान को आगे बढ़ा करके वोट बैंक की राजनीति साधने का मुद्दा भी हो सकता है, यानी अल्पकालिक राजनीतिक लाभ लेना भी हो सकता है। यानी एक समुदाय विशेष जिसको एक रेजिमेंट बनाने की बात सुझाई गई या उनके अंतर्गत खुद आई और उसको राजनीतिक दलों द्वारा समर्थन दिया जाना, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, जो भी दल हैं, तो यहाँ पर दिखाई देता है कि अल्पकालिक राजनीतिक लाभ जो आने वाले समय में हो सकता है कि विधानसभा चुनाव के दौरान उनको मिले, तो उसका एक यहाँ पर टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाना। अच्छा, कई सारे और भी क्षेत्र हैं जहाँ पर अहीर समुदाय या यादव समुदाय मौजूद है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत अन्य क्षेत्रों में, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अन्य क्षेत्रों में भी ऐसी मांग उठ सकती है। अभी मान लीजिए खास जाति के अंतर्गत ऐसी मांग आई, अन्य जातियों में भी ऐसी मांग उठ सकती है, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन और उसके बाद से भारत की आज़ादी के समय जिन जिन लोगों ने योगदान दिया था उसमें सभी लोग शामिल होते हैं, सभी जातियों के लोग वहाँ पर मौजूद हैं। तो एक विशेष जाति को ऐसा लाभ दिया जाना अपने आप में एक चैलेंजिंग चीज़ होगी सरकार के लिए, नीति निर्माताओं के लिए, कि अगर उनको ऐसा लाभ मिलता है तो इससे एक नई पूरी चेन शुरू हो सकती है कि बाकी लोग भी कहेंगे कि हमको भी इसी तरह का लाभ दिया जाए। एक और समस्या ये भी हो सकती है कि क्षेत्रीय समूह भी सामने आ जाएं, कि मतलब एक जाति की बात है, जैसे बिहार रेजिमेंट है, असम रेजिमेंट है, इसी तरह से कोई कह दे कि हमें यूपी रेजिमेंट भी चाहिए, उत्तर प्रदेश की रेजिमेंट, तो ये भी एक समस्या है। अन्य जिन क्षेत्रों की नहीं है वो भी सामने आकर के कह देंगे हमें ऐसी रेजिमेंट चाहिए। तो ऐसी जो मांग है फिर वो सरकार के सामने एक पूरी चेन आ जाएगी, सरकार या शासन के सामने। ठीक है, अब बात करें क्या किया जा सकता है अगर ऐसी समस्या मौजूद है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो भी हमारे पास आर्मी मौजूद है या अन्य सुरक्षा बल मौजूद है, उनका प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा की जाए, हमारी सीमाओं की सुरक्षा की जाए, दुश्मन के हमले से देश की सुरक्षा की जाए। तो सुरक्षा के मुद्दे में आत्मगौरव को ढूंढना अपने आप में एक दोनों का टकराव दिख सकता है, खासकर ऐसे समय में जबकि चीज़ें बहुत ही सामान्य तरीके से चल रही हैं और राजनीतिक लाभ लेने के लिए अगर ऐसा कोई प्रयोग किया जाता है तो ये अपने आप में चैलेंजिंग सिचुएशन होगी, क्योंकि राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से किसी एक समुदाय की भावनाओं को भड़काने से अन्य समुदाय भी उससे प्रभावित होंगे और अन्य क्षेत्रीय अशांति जैसी स्थितियां बन सकती हैं। तो राजनीतिक लाभ से बचना भी एक बड़ी बात होगी, यानी कि ये दोनों ही बातें अपने आप में जुड़ी हुई हैं, पूरा मुद्दा जुड़ा हुआ है। तो इसमें जो प्रमुख हितधारक हैं, यानी कि जो भी समुदाय की बात की जा रही है, उसके साथ सरकार को संवाद करना चाहिए, या यदि ऐसी कोई मांग वो आगे बढ़ाते हैं तो उसमें समझना चाहिए। किसी समिति का गठन भी किया जा सकता है जो ऐसे मुद्दे को समझें और इसके जो भी ड्रॉबैक्स हैं, जो भी बेनिफिट्स हो सकते हैं या कैसे उनको समझाया जा सकता है, इस मुद्दे पर आगे बात कर सकें। ये इस पूरे ओवरऑल टॉपिक के अंतर्गत डिस्कशन है। सवाल क्या बन सकता है? सवाल है, भारतीय सेना की रेजिमेंट प्रणाली के इतिहास पर संक्षिप्त चर्चा कीजिए। बताइए कि भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट के निर्माण की मांग किस तरह की चुनौतियां पेश कर सकती है। 250 शब्दों में आपको इसका उत्तर लिखना है। हालांकि मामला कोई बहुत वैसा नहीं है, लेकिन फिर भी यदि ऐसी कोई मांग आती है तो इसका किस तरीके से हम इस पूरे मुद्दे को देखते हैं और कैसे इसको समझते हैं और लिखने का प्रयास करते हैं, ये महत्वपूर्ण होगा हमारे नज़रिए से यूपीएससी एग्जाम के लिए। तो भारतीय सेना की रेजिमेंट प्रणाली के इतिहास पर आपको बात करनी है, बताना है कैसे शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, तो औपनिवेशिक काल के दौर को बताते हुए आना है। और भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट के निर्माण की मांग किस तरह की चुनौतियां पेश कर सकती है, चुनौतियों की बात भी बतानी है कि एक ट्रिगर इफेक्ट हो सकता है अन्य समुदायों के लिए भी। तो इस प्रश्न को लिखने का आज आपको अभ्यास करना है। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, शुक्रिया।